ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग की प्रस्तुति लघु प्रस्तुति जो आपके सुझाव के अनुरूप है, हम अलग से प्रस्तुत करते हैं। तो दैनिक पंचांग की तरफ में जाने के पूर्व पंचांग की महत्ता पर थोड़ा विचार करते हैं। पंचांग जैसा हम आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यह शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, जबकि ऐसा नहीं। व्यक्ति की निर्णय क्षमता को पंचांग सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो आइए चलिए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। और उनके इस प्रयास में हम सभी एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए आज के पंचांग की तरफ आपको ले चलते हैं। इसके पूर्व हम पंचांग की सूची आपके समक्ष रखते हैं। आज का जो पंचांग है 5 भागों में है, जो नित्य हुआ करता है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित। दूसरा भाग इस पहले भाग के ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग ग्रहों के गोचर से संबंधित है। चंद्रमा के नक्षत्र और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जहां निवास कर रहे हैं इस नक्षत्र में, उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे तारा बलन कहते हैं और यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा को प्रस्तुति में करेंगे। 9 तारा चक्र पद्धति जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त और तारा बलम आज के लिए उपयुक्त। तीसरी प्रस्तुति जन्म राशि के अनुसार, यानी चंद्रमा जन्म राशि में स्थायी रूप से कहां पर है, किस राशि में है और आज किस राशि में भ्रमण कर, इसके अनुसार हम फलित देखते हैं। चौथा भाग आज के चौकड़िया मुहूर्त से संबंधित है, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चलिए इन्हीं इस सूची के साथ हम आपको पहले भाग में ले चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिन दिनांक 1 अगस्त 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलिजुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:16 पर, सूर्यास्त 6:35 सनराइज एट 5:16 AM एंड सनसेट एट 6:35 PM। आज का दिशा शूल पश्चिम में है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर
यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक: दिन वार शुक्रवार, तिथि कल भोर 5:17 यानी सूर्योदय तक तथा इसके तत्पश्चात में अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं कि पंचांग जो भी होता है सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक होता है। इसलिए अगर 5 वर्ष से अगले सूर्योदय तक हो रहा है तो संभावना है कि सूर्योदय के बाद भी कुछ क्षण तक यह जारी रहे। तो आज की तिथि कल भोर में यानी तो कल सूर्योदय तक अष्टमी तिथि होगी और इसके पश्चात भी हो सकता है, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:43 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग कल भोर में 5:17 तक शुभ और इसके पश्चात भी शुभ रहने की संभावना। संध्या करण संध्या 6:10 तक वृष्टि भद्रा, उसके बाद कल भोर में 5:17 तक, उसके पश्चात भी हो। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोले शंकर को याद करते हुए देखते हैं भोले शंकर का वास आज कहाँ है। तो भोले, चूंकि आज पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी कल के सूर्योदय तक अष्टमी जो तिथि है, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, भोलेनाथ का पूरे अहोरात्रि निवास शमशान में है, जो कि शुभ नहीं। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:22 तक। अमृत काला प्राण 5:47 से 7:34 रात्रि तक। रवि जोग कल भोर में 3:40 से 5:17 तक यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:09 से 3:02 तक। गोधूली विला संध्या 6:35 से 6:57 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:16 से दिन के ही 11:56 तक। गुलिक काल प्रातः है 6:56 से 8:36 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 3:15 से 4:55 अपराह्न तक। वर्जभूत प्रातः 6:59 से 8:47 प्रातः तक। और भद्रा प्रातः 5:16 से संध्या यानी आज सूर्योदय से संध्या 6:10 तक। भद्रा का वास आज पाताल में है, जो कि अशुभ। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखते हैं तो सूर्यदेव अंश के अनुसार सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव शक्तिशाली ग्रह बनकर उभर रहे हैं। मंगल देव चूंकि वही 2 अंश के हैं, ग्रह में इनके गोचर के कारण कन्या राशि में आया है, तो थोड़ा कमजोर। मित्र राशि में यदि देखें तो 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 4 ग्रह हैं, सम राशि में 2 ग्रह। इस तरह राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो शत्रु राशि में ज्यादा ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें यदि, तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और अपने ही नक्षत्र में शनि देव 1 ग्रह। बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है और केतु, चंद्र, मंगल, बुध ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। वहीं राहुदेव और शनिदेव के नक्षत्र में 3 3 ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 1 ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग का
की प्रस्तुति। ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें तो क्योंकि इस अगस्त का हम संकलित नहीं कर पाए, क्षमा प्रार्थी हैं। बुध देव 11 अगस्त तक अस्त हैं। शनि देव 28 नवंबर तक बकरी है। बुध देव 11 अगस्त तक बकरी अवस्था। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा के कैसा फल दे रहे हैं, जन्म नक्षत्र स्थायी रूप से जहां बैठे हैं, और आज गोचर कहाँ कर रहे हैं, किस नक्षत्र। तो ये नक्षत्र इसे तारा बलम कहते हैं। तारा बलम में आपका स्वागत है। और हम आपको एक सूची दिखा रहे हैं, टेबल दिखा रहे हैं। इसमें तारा बलम के सामने जो लिखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली, ये चंद्रमा के आज गोचर की स्थिति है, कहाँ पर गोचर करेंगे। और वर्टिकली जो तारा बलम के नीचे है, वह स्थायी रूप से चंद्रमा कहाँ विराजमान। तो ये स्थिति, इसको हम आपस में तालमेल करके देखते हैं। यह तारा बलम पद्धति आज के लिए, यानी उस तिथि के लिए, दिन के लिए, जिस दिन में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा का, उसके लिए उपयोगी। और यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति पूरे जीवन के काल के लिए, दशा महादशा का फल कैसा होगा, ग्रहों में गोचर, जन्म कुंडली में गोचर ग्रहों की जो पोजीशन की स्थिति है, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या फल देंगे, शुभ अशुभ। और हमसे मिलने वाले व्यक्ति जीवन पर्यंत, जीवन से मृत्यु तक जो मिलने वाले व्यक्ति हैं, उनके नक्षत्र और अपने नक्षत्र से तालमेल कर हम ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी होगा, हम उसके लिए लाभकारी होंगे किस हद तक। इसे नवतारा चक्र पद्धति से देखा जाता है। और इस नवतारा चक्र पद्धति से हम अपने पूरे जीवन काल का परिचय जान सकते हैं, और फलित हम तो खुद कर सकते हैं। और जब खुद कर सकते हैं तो चुनौती वाले समय के लिए हम तैयार हैं। तो नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी और सटीक पद्धति है, और इसकी इसलिए हमने प्रस्तुति अलग से यूट्यूब पर रखी है। और इसमें हमने नवतारा चक्र पद्धति की प्रभा को प्रमाणित, उसकी सटीकता को प्रमाणित करने के लिए भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली उसमें रखी है। और इसके अनुसार हमने यह बताने का कोशिश किया है कि चंद्रमा जन्म पत्रिका में, हमने ये बताने की कोशिश किया है कि जो चंद्रमा नक्षत्र में हमारे हैं, जिस नक्षत्र में, और श्री राम के, सीता के और पवन पुत्र हनुमान के, वे आपस में कैसा परिणाम दे रहे हैं, उनके संबंध इतिहास के पन्नों के अतिरिक्त हर की जुबान करती है। और यह नवतारा चक्र पद्धति से यह प्रमाणित करते हैं उसके सटीकता की कैसे। जरूर देखें नवतारा चक्र पद्धति, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही होते हैं, और नक्षत्र ही ग्रह का परिणाम देते हैं, ग्रह अपना परिणाम नहीं देते। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए संक्षेप में नवतारा चक्र पर चर्चा करते हैं। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, और इसलिए नक्षत्र को ग्रहों से जोड़ना जरूरी है। और इसी को क्रम में नक्षत्र को 3 श्रेणी में रखा गया, पहला से नौवां तक पहला श्रेणी, पहला नक्षत्र से नौवां नक्षत्र तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरे श्रेणी। ग्रह नक्षत्रों की जो क्रम संख्या है वह स्टैटिक है, स्थिर है। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहले ग्रह बने, शुक्र दूसरे, तीसरे सूर्य, चौथे मंगल, चंद्रमा, पांचवें मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति,
आठवां शनि, नौवां बुध। और इसी को ग्रहों को हर केतु देव से आरंभ किया गया कि पहला केतु देव ग्रह है। और नक्षत्र में हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया गया, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामी केतु देव। इसी तरह से दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव बने। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र के स्वामी मंगल देव बने। बृहस्पति देव को 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र मिला। और 9वां, 18वां, 27वां बुध देव के खाते में। इस प्रकार सभी नक्षत्र ग्रहों से जुड़ गए और यह सूची इस प्रकार बनी। यह सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए उपयोगी है, इसे सहेज कर रखें। और अब हम यहां से देखें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, यानी आद्रा में, स्वाति में या शतभिषा नक्षत्र में, तो गणना फलित कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही नवतारा चक्र पद्धति का सार है। किसी उदाहरण हम बता रहे हैं कि कैसे गणना केतु से आरंभ होती है, लेकिन जातक, किसी विशेष जातक की गणना जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्मे हैं, जातक जिस नक्षत्र में जन्मा है, गणना उन्हीं से आरंभ करें। और उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में जन्मा है, तो पहला ग्रह जो गणना का बनता है वो राहु होता है। और जातक राहु के महादशा में ही जन्म लेता है, इसलिए फलित आरंभ राहु से ही कर। पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, और यह मिश्रित फल शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं, शुभ कम, अशुभ ज्यादा। यह 40-60 का रेशियो रहता है। 40 शुभ, 60 अशुभ, 40% शुभ, 60% अशुभ। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यह उसके पूर्ण जन्म का फल जो बचे हुए उसके महादशा में भोगने के थे उसके अनुसार भी होते हैं। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, इसलिए जब भी धरती पर आता है परेशानी उसकी शुरू होती है, इसलिए मिश्रित फल उसको क्या। अब यहां से गणना जब शुरू करते हैं, दूसरा यानी बृहस्पति, चौथा यानी बुध, छठा यानी शुक्र, और आठवां, नौवां यानी चंद्र और मंगल, ये इनके लिए सुखदायी होते हैं। पुनः बता दें, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां, ये ग्रह जो होंगे पहले ग्रह से, वे शुभ फलदायी होंगे। तो राहु के केस में, जिस उदाहरण स्वरूप अभी हम उदाहरण के लिए दे रहे थे कि आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जो जन्मा हो उसके स्वामी राहु बने, तो उसके लिए जातक के लिए शनि, दूसरा दूसरा जातक, दूसरा ग्रह बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र और मंगल बने। ये सभी, दूसरा बृहस्पति बने, चौथा बुध बने, छठा शुक्र, आठवां चंद्रमा और नौवां मंगल, ये सभी शुभकारी। वहीं पहला, तीसरा यानी शनिदेव, पांचवां केतुदेव और सातवां सूर्यदेव, ये जातक के लिए परेशानी भरा होगा। उन्हें ग्रह है परेशानी देने वाले, बाधा देने वाले, यहां तक कि अति पीड़ा देने वाले, इसलिए इनको इस तरह से हम ग्रहों को जान सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये पता चल गया अग्रिम में कि ये ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, ये ग्रह शुभकारी हैं, तो क्या दशा महादशा का फल हम अग्रिम नहीं जान सकते? और जब जान सकते हैं तो फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छे महादशा के फल जब हो तो उसमें हर अच्छे कर्म कर उसके शुभ जो है हम बढ़ा सकते हैं। और जब अशुभ स्थिति हो
तो चुनौती को स्वीकार कर हम आगे बढ़ सकते हैं, और चुनौती के लिए हम तैयार रहते हैं। जब मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो चुनौती कम भी रहती है। उसी तरह जन्म कुंडली में यदि हमारे ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर पीड़ादायक है, तो अच्छे फल कमा सकते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उनके नक्षत्र यानी राहु देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पौष, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, सॉरी, दूसरा ग्रह जो तीसरा ग्रह बनता है राहु देव के लिए पौष, शनि के नक्षत्र में पौष, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, पांचवा बने अश्विनी, माघ, मूला, सातवां बने कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। ये जो नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ के नक्षत्र में जन्मे जातक करेंगे, और विपत्त का कारण बनेंगे पूष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के व्यक्ति। वहीं रोहिणी, हस्ता, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा में जन्मे जातक इनके लिए मित्र और अति मित्र का काम करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी जातक का फल हम देख सकते हैं, और यही फलित है। संक्षेप में यह आपके पास सूची उपलब्ध है, आपके समक्ष है। पहला नक्षत्र मिश्रित फल, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभ और अशुभ शुभ फल, और तीसरा, पांचवा और सातवां पीड़ादायक अशुभ। और इनकी पीड़ा या शुभता या अशुभता का जो परिमाण होता है, जो मात्रा होती है, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ता है। इसलिए इस फलित को जरूर देखें। नौ तारा चक्र पद्धति सटीक पद्धति है, और इसके लिए मुझे विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है बहुत से ज्योतिषी इसी गणना को करने के लिए हजारों रुपया दे रहे हैं, और आपके समक्ष यह प्रस्तुत। और इस सारणी से आप आराम से देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी है, कौन व्यक्ति है शुभकारी, कौन दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी है, कौन दशा महादशा शुभकारी। और आप इससे आप समझ सकते हैं अपनी बात, अपने समय को पहचान सकते हैं। तो चलिए आज के संदर्भ में हम आपको चलते हैं तारा बलम की तरफ ले चलते हैं। तारा बलम आज का चंद्रमा का गोचर कैसा है यह बताता है। तो आज का चंद्रमा का गोचर स्वाति नक्षत्र में है, और इसके बाद विशाखा नक्षत्र में। और आप देखें यदि जातक का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो जब तक स्वाति नक्षत्र है तब तक उसके लिए प्रत्यय है, शुभ है। उसके बाद साधक जब बनता है तो वह अशुभ होता है। हम इस प्रकार भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जातक के लिए पहला जो अवधि होता है 3:45 सुबह तक, भोर तक, वह अशुभ है। उसके बाद उसके लिए शुभ समय है। वहीं यदि हम दूसरा नक्षत्र देखते हैं जातक का, तो पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहली अवधि जो है 3:45 तक काफी शुभ है। उसके बाद मिश्रित फल हो सकते हैं, जन नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जब भी हमारे पास अशुभ स्थिति हो वह दिन में, जब भी अशुभ स्थिति हो तो वैसे समय को यदि हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं जो हमें, जिसकी शुभता और अशुभता हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो अशुभ स्थिति में होने पर उस दिन के को टालें, वह समय का उपयोग नहीं करें।
क्योंकि अशुभता की संभावना प्रदर्शित हो रही है। फिर भी कुछ लोगों का मत है कि उपाय तो कुछ हो गया। तो उपाय हमने आपके अनुरोध पर संकलित किया है, किंतु यह जो उपाय हम दिखाने जा रहे हैं यह गारंटीड नहीं है, यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लें और सावधान रहें। बेहतर यही होगा कि उस दिन जो नए काम करने जा रहे हैं या कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, जिसकी शुभता और अशुभता आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो वैसे में अशुभ अगर दिन है तो उसे त्यागें, टाल दें। उपाय के तौर पर आपका जो संकलित हमने किया है वो आपके समक्ष है। जन्म तारा में यदि आज का दिन पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और नैर्धन्य में पड़ता है तो उस भूत को भी त्यागें। फिर भी मजबूरी है तो तिल सहित स्वर्ण का दान। किंतु पुनः बता दें कि यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है और रिस्क नहीं ले, प्रमाणित नहीं, इसलिए रिस्क नहीं लें। और आज का मुहूर्त यदि आपका शुभ है तो फिर सावधान रहें और उसका उपयोग नहीं करें। हाँ, दैनिक दिनचर्या के लिए केवल संकेत है सावधान रहने का। ऐसे नौकरी आदि में आज सावधान रहें यदि आपका अशुभ की स्थिति। इन्वेस्टमेंट में सावधान रहें, वाहन चलाते समय सावधान। दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें सावधानी बरतें ताकि कहीं अशुभता नहीं। क्योंकि जो भी समस्याएं आती है यह इसी के अंतर्गत आती है, यहाँ तक कि जातक का निधन भी इसी के अनुसार प्रदर्शित नक्षत्र के में। तो चलिए आज इतना ही। कल पुनः दूसरे चार्ट्स के साथ हम आएंगे और तब आपको ले चलते हैं। आज अभी तक हम नक्षत्र की चर्चा कर रहे थे, चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल है। तो चंद्रमा तुला राशि में आ चुके हैं और आज वे ट्रांजिट नहीं कर रहे, गोचर नहीं कर रहे, इसलिए तुला तुला राशि के जातक तुला राशि में आने पर जो चंद्र बलम जिसे कहते हैं कि चंद्रमा जन्म पत्रिका में जिस राशि में स्थायी रूप से बैठा है और आज इस राशि में गोचर कर रहा है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो अगर चंद्रमा आपका जन्म राशि में मेष में है, वृषभ में है, सिंह में है, धनु में है, मकर में है, यानी आपकी जन्म की राशि मेष, वृषभ, सिंह, धनु या मकर बनता हो तो दिन उत्तम के संकेत। शेष राशि वाले पर सावधान रहें, सावधानी बरतें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया और जो अशुभ और शुभ मुहूर्त बताता है, ये चौथी प्रस्तुत। चौघड़िया बहुत ही उपयोगी होता है। चौघड़िया मुहूर्त यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और प्रथम बार कोई कार्य किया जा रहा हो तो भी इसी मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो प्रस्तुत किया है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता के नाम से, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया के। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया होते हैं दिन के और 8 चौघड़िया रात। लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया उस दिन होता है वही अंत का चौघड़िया है।
यानी सूर्योदय के समय जो चौघड़िया रहता है वह भी सूर्यास्त के पहले का चौघड़िया। और दिन की शुरुआत उसी दिन के चौघड़िया से, क्योंकि चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह बनते हैं, इसलिए चौघड़िया का भी संबंध ग्रह से हो गया। और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, अधिकृत होते हैं। इसलिए चौघड़िया का की भी उपयोगिता विशेष कार्यों के लिए विशेष है। वैसे जो उनका शुभ फलता है, जहाँ शुभ फल दे सकते हैं वहां शुभ देते हैं, अशुभ स्थिति में अशुभ देते हैं। यह सामान्य दिनचर्या के लिए भी है और विशेष कार्य के लिए। जब भी दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जो भी अशुभता अधिव्याप्त हो, जब जो चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ फल की का तो की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं, और अशुभता की गारंटी तो जरूर है। इसलिए जब भी अशुभ स्थिति में हमारे चौघड़िया पड़े हो तो उसका उपयोग नहीं करना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया कैसा है? तो आज का चौघड़िया शुक्र से दिन आरंभ हो रहे हैं, इसलिए चर चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त। और आज का चौघड़िया अम्बल चौघड़िया 12 से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जो कि 10-16 से 11-56 दिन तक है, वह राहु काल और काल बेला से। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 9:16 से 10:36 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये 3 चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, शेष चौघड़िया का आप उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी अंतिम प्रस्तुति में। एक बार पुनः बता दें, चौघड़िया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, और इसका प्रमाणिकता भी हमारे पास है। इसलिए उपयोग जरूर करें। अंत में अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह इस प्रस्तुति में आपको लेकर आया। इसमें कुछ संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। एकल अंक पर यह काम करता है। 1 से 9 अंक इसके लिए ही योग होते हैं। इसलिए जब भी कंपाउंड नंबर में 1 से ज्यादा अंक होते हैं, उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक बना लिया जाता है, तब उसका उपयोग अंक ज्योतिष में किया जाता है। और अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, उसमें 5वां अंक जो होता है मध्यम अंक होता है, जो सभी आगे और पीछे के अंकों को संतुलित करता है। अंक ज्योतिष में हमारे पास कुछ स्टैटिक अंक होते हैं जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं जन्म तिथि के रूप में, और जन्म तिथि से जो भी अंक निकलता है वह भी स्थायी तौर पर रहता है। उदाहरण स्वरूप जन्म तिथि को योग जब करते हैं, जन्म तिथि में तिथि को जब योग करते हैं, तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर बनता है। और सभी अंकों को तिथि माह और वर्ष को जब जोड़ देते हैं तो वह भाग्यांक बनता है, यानी कंडक्टर बनता है। पुनः वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, वह एंजल नंबर बनता है। ईश्वर द्वारा एक गिफ्ट के तौर पर एक अंक मिलता है। ये सभी अंक स्टैटिक होते हैं। तो चलिए अंकों की दुनिया में ये अंक जो 1 से 9 तक अंक एकल अंक होते हैं, हम बार बार एकल अंक की बात करते हैं। शून्य इसमें की गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। ये एकल अंक 1 से 9 तक जो हुए, उसके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। ग्रह स्वामी अलग अलग हैं। एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां के बुध, 6ठा के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, और 9वां का मंगल। और
अंकों के साम्राज्य में इन्हें विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, दो को रानी, तीसरा को गुरु, चौथा को शरारती तत्व, पांचवा को राजकुमार, छठा को मंत्री, सातवां को धर्मगुरु, आठवां को अधीनस्थ, अपने तबके से नीचे के लोग, और न्यायालय, नौवां को सेनापति, पुलिस या डॉक्टर। अब जब स्थायी अंक हमें मिल गए तो दूसरा अंक जो होता है वह चलायमान सह स्थिर होता है, और वह होता है नाम। नाम से भी अंक निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नाम का जो अक्षर होता है उनका अंकीय मूल्य होता है, और उस नाम को के नाम को हम उसके अक्षरीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं और फिर अंकों को जोड़कर एक अलग में देते हैं, जो कि नामांक होता है। इनका अक्षरीय मूल्य इस प्रकार होता है। उदाहरण स्वरूप प्रेम नाम है यदि, तो उसका एक एक अंक पर परिवर्तित उनके अक्षरों का अंकीय मूल्य में पहले परिवर्तित करते हैं, फिर जोड़ते हैं सभी अंकों को, और तब एक अंक पर परिवर्तित। तो प्रेम नामक जातक के लिए जो फल 19 होता है, और उसका एक अंक में उसका जो मूल्य होता है वही, और इस प्रकार हम नामांक निकालते हैं। नामांक तय करते समय यह स्थायी पूरे जीवन भर ऊर्जा देता है, और जीवन में आने वाले विभिन्न शब्द जो अक्षरों के समूह होते हैं या शब्द सह अंक, ये सभी हमें कुछ न कुछ ऊर्जा देते हैं, चाहे वो मोबाइल संख्या हो, गाड़ी संख्या हो, आदि आदि। तो वैसी स्थिति में हम हमारा नामांक बहुत महत्वपूर्ण बनता है, खास करके जब मूलांक और भाग्यांक में टकराव हो, ये दोनों आपस में टकरा रहे हो, अति मित्र नहीं अति शत्रु हो, तो वैसी स्थिति में नामांक कार्य करता है। और ऐसे भी नामांक ऐसा होना चाहिए जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। और अब आप जानना चाहेंगे हर अंकों का शत्रु, तो शत्रु का अंक आपके समक्ष होता है। एक अंक का शत्रु 8 होता है, 8 अंक होता है, इसलिए एक जिसका जन्म किसी भी माह का 1/10/1928 को हुआ है, जिसका मूलांक भाग्यांक 1 होता हो, उसके लिए 8 अंक पर नाम नहीं जाना चाहिए। और इसी क्रम में आप देखें कि सभी अंकों के लिए, मूलांक और भाग्यांक के अंकों के लिए, ये अंकों का नामांक नहीं होना चाहिए। उसी तरह इनका मोबाइल अंक भी का योग नहीं होना चाहिए, मकान संख्या का नहीं होना चाहिए, गाड़ी संख्या का नहीं होना चाहिए, आदि आदि। यह अंक ज्योतिष का मूलाधार। तो चलिए फिर आगे कभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि आज का दिन के अनुसार, आज की तिथि के अनुसार क्या संकेत है आज के दिन के बारे में, विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों। तो आज का दिनांक 1 अगस्त 2025, मूलांक 1 भाग्यांक 9, दोनों आपस में मित्र, इसलिए 9 मूलांक वाले के लिए 1 और 9 का आपस में मित्रता, वहीं 2 3 4 और 9 अंक वाले के लिए शत्रुता, और 5 6 7 8 मूलांक वालों के लिए तटस्थता। तो एक अंक यानी ये किसी भी जो भी जातक 1 10 20 28 को जन्मे, उनके लिए आज दिन शुभ के संकेत है। सामान्य दिन होने की संभावना है जिनकी जन्म तिथि 5 14 23 हो, 6 15 24 हो, 7 16 25 हो, और 8 17 26 हो। और अशुभता की स्थिति उन अंक वालों को है जिनका जन्म तिथि 2 11 20 29 को हुआ है, किसी माह का 3 12 21 30 को हुआ है, 4 13 22 31 को हुआ है, या 9 18 27 को हुआ है। और विशेष सावधान रहने की जातक जो आवश्यकता है, वैसे जातक को जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 4 13 22 31 हुआ हो, या 9 18 27। इन्हीं शब्दों के साथ आप सावधान रहें।
आपके लिए दिन यदि अच्छा नहीं है तो घबराएं नहीं। खास करके अपने व्यवहार में, आचरण में और वाहन चलाते समय आदि आदि आप अति सावधानी बरतें। इनके लिए सावधान रहने की आवश्यकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन यदि हम कहें तो सबसे अच्छा एक मूलांक वाले के लिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8 के लिए सामान्य दिन, और 2, 3, 4 मूलांक और 9 मूलांक वाले के लिए दिन अच्छे नहीं। तो चलिए, इसके साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि पुनः बता दें कि यह डेटा इसमें जो भी लिए गए पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने समझ। कुछ तथ्य जो हमने किताबों में पढ़ा है, अंक या पत्रिकाओं में पढ़ा है, उससे भी ली। तो इन शब्दों के साथ, यदि आप हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके लिए वे भी पंचांग का अनुसरण करके नवतारा चक्र पद्धति का भी अध्ययन कर उसका उपयोग करें, चौघड़िया का उपयोग करें, और अपने दिन, अपने जीवन में शुभता ही शुभता लाने का प्रयास करें। उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने के पूर्व मेरा आग्रह है कि यदि आप पोस्ट को लाइक करें पारिश्रमिक के तौर पर, और फीडबैक दें पोस्ट को अच्छे बेहतर मुकम्मल करने के लिए, तो हम आपके आभारी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए चलते हैं, अंत में विदा लेते हैं आज के दिन के देवता शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और उनसे कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुखता ही सुखता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।